नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले दिवाली की बहुत शुभकामनाएँ। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे ढंग से दिवाली मनाई होगी। हम जो भूगोल की यात्रा कर रहे हैं, उसमें हम पाठ जो पढ़ रहे थे भारत की जनसंख्या। पाठ का जो नाम है, वो है भारत के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम भारत की जनसंख्या के विभिन्न रूपों को पढ़ रहे हैं, उसके वितरण को पढ़ रहे हैं, उसके घनत्व को पढ़ रहे हैं, उसकी वृद्धि को पढ़ रहे हैं। ये पढ़ चुके हैं। हमने लास्ट क्लास में हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़े थे। काफी चीजें हमने एक साथ में से पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, अगला टॉपिक देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा भी आएगा इसमें। ये है जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण पक्ष में विशेषता क्या देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, आपने शायद पढ़ा भी होगा। इसको हम कहते हैं जनसंख्या संगठन। क्या कहते हैं? जनसंख्या संगठन। और जनसंख्या संगठन में हमने क्या किया गया है कि आयु वर्ग बांटे हैं। इसमें बांटा है हमने 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग बांटा है, जिसको हम कहते हैं बाल आयु वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? बाल आयु वर्ग कहते हैं। ये हमने पढ़ा है पहले। इसके अलावा हमने 15 से 59 वर्ष का 15 से 59 वर्ष का बांटा है, इसको हम युवा कहते हैं। युवा भी कह सकते हैं या फिर प्रौढ़ आयु वर्ग भी कह सकते हैं। इसमें प्रौढ़ आयु वर्ग भी आ जाता है। फिर हमने बांटा है 60 से ऊपर। 60 से ऊपर इसके अंदर हमने जो कहा है, इसको वृद्ध आयु वर्ग कहा गया है। वृद्ध आयु वर्ग कहा है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। इस मैं थोड़ा रिकॉल करा रहा हूं। 0 से 14 वर्ष का जो बाल आयु वर्ग है और 15 से 59 का युवा वर्ग है, और ये वृद्ध आयु वर्ग है। अब आप खुद सोचिए कि आपके घर में आपके जो पापा हैं, जो काम करने वाले, कौन से आयु वर्ग में आते हैं? हाँ सर, युवा वर्ग में आते हैं। बिल्कुल, चलो ठीक है। अच्छा, अगर आपको कुछ चीज की जरूरत होती है तो आप किसको कहते हैं? भैया हम इसी में कहते हैं, हम युवा वर्ग में ही कहते हैं, इन उन्हीं को कहते हैं। अगर आपके दादा दादी को कुछ जरूरत हो तो वो कहां कहेंगे? वो भी यहां कहेंगे। इसका मतलब ये वर्ग क्या होता है? ये क्रियाशील जनसंख्या कहलाता है, या क्रियाशील आयु वर्ग कहलाता है। कौन सा कहलाता है? क्रियाशील आयु वर्ग कहलाता है। जबकि ये जो दोनों वर्ग है, ये क्या कहलाएंगे? ये आश्रित कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? आश्रित आयु वर्ग कहलाएंगे। किस पर आश्रित है? ये इस पर आश्रित है। और एक बात और, ये क्रियाशील आयु वर्ग केवल अर्थव्यवस्था के मामले क्रियाशील नहीं है, यहां विवाह की आयु भी यहीं पर होती है, तो जनसंख्या के हिसाब से भी क्रियाशील है। यानी जनसंख्या उत्पादन व अर्थव्यवस्था में जो योगदान होता है, वो किसका रहता है? युवा आयु वर्ग का ही रहता है। युवा आयु वर्ग का ही रहता है। ये आप क्लियर है? अब इसके बाद में, अगर आपको ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आप देखेंगे, एक सेकंड आप देखिए। इसके बाद हम देखते हैं यहां पे कुछ फैक्ट्स देखते हैं। यहां पे पहली बात तो आप इसमें देखेंगे कि किशोर व बाल आयु वर्ग है। बाल आयु वर्ग है, किशोर भी कह सकते हैं, बाल भी कह सकते हैं। इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। और क्या वृद्धि दर्ज की गई है कि 2011 की जनसंख्या में इस आयु वर्ग का जो योगदान है वो है 20.9%। यानी 2011 की जो भी जनगणना है, जो भी जनसंख्या है, उसमें 20.9% क्या है? किशोर और बाल आयु वर्ग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि विद्वानों ने कहा है, अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि किशोर जो वर्ग होता है, किशोर आयु वर्ग होता है, किशोर आयु वर्ग को इसको कहते हैं संभावनाओं की जनसंख्या कहा जाता है। संभावनाओं की जनसंख्या कहा जाता है कि ये संभावना, ये किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो संभावना की जनसंख्या कहा जाता है। इसमें यहां पर इसको 10 से लेकर 19 वर्ष बताया गया है। आपकी बुक में बताया गया है किशोर आयु वर्ग को 0 से 14 में लेकर ही, थोड़ा उधर से लेकर, 15 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं, इसको बताया है 0 से लेकर 19 वर्ष बताया गया है इसमें। और इसको कहते हैं संभावनाओं की जनसंख्या कहते हैं। संभावनाओं की जनसंख्या कहते हैं। अब किसी भी देश में अगर जनसंख्या, हमारे भारत के पास में युवा वर्ग बहुत अच्छा है और हमारे पास में आगे बढ़ने की संभावना भी है, लेकिन समस्या भी तो है। इस जो ये आपका आयु वर्ग है, इसके साथ समस्या भी बहुत है। अब समस्या क्या है वो देखते हैं। समस्याएं देखिए आप कि किशोर
जो संभावनाओं की जनसंख्या है, इसको हम कह सकते हैं कि संभावनाओं की जनसंख्या है, संभावनाओं की जनसंख्या है। इसके सामने समस्या क्या है ना? समस्या क्या है? समस्या आप देखें, पहली जो समस्या दर्ज की गई है वो है, हम कह सकते हैं, पहला तो यहां पर समस्या है कि जल्दी से विवाह, यहां पर विवाह की आयु में कमी है। विवाह की आयु में कमी है तो जिम्मेदारी ज्यादा आती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, शिक्षा स्तर अच्छी नहीं हो पाती, तो वो वैसे पिछड़ जाते हैं। तो विवाह की आयु जो कम है वो इसके अंदर आ सकता है। दूसरा आप यहां पर कह सकते हैं आप स्त्री शिक्षा में कमी, स्त्री शिक्षा में कमी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो बच्चियां होती है वो पढ़ ही नहीं पाती, उनका पहले ही विवाह कर दिया जाता है तो वो पहले ही पिछड़ जाती है। तो स्त्री शिक्षा में जो कमी है वो भी यहां पर आएगा। तीसरा आप इसके अंदर आप ले सकते हैं, स्त्री शिक्षा में कमी ले लिया। तीसरा आप ले लिए पौष्टिक भोजन की कमी, पौष्टिक भोजन की कमी। आप और मैं अच्छा भोजन खा रहे हैं, लेकिन भाई आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में या देश में ऐसे कई बच्चे हैं जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता, और जो मिलता है वो कोई पौष्टिक नहीं मिलता। तो पौष्टिक भोजन की कमी है। फिर आपकी चौथी समस्या क्या है? यहां पर जो किशोर, जो संभावनाओं की जनसंख्या है उसमें उसकी समस्याएं क्या है? चौथी समस्या जो आपकी है वो है यहां पर कि विद्यालय को बीच में ही छोड़ देना, विद्यालय को बीच में ही छोड़ देना, बीच में ही छोड़ देना, ये एक समस्या है। ड्रॉप आउट आप कह सकते हैं, ड्रॉप आउट जो हम कहते हैं, ड्रॉप आउट, आप बीच में ही छोड़ देते हैं इसको, है ना। और पांचवी समस्या बहुत गंभीर समस्या है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको इस पर बताऊंगा बेटा कि हमारा जो शरीर होता है ये एक मंदिर के समान होता है। हम इस पर जो भी, जैसे मंदिर में आप जूते पहन के नहीं जाते हैं, मंदिर में आप पूजा करते हैं, शुद्ध चीजें लेते हैं, तो ये शरीर भी हमारा मंदिर है। तो इसके अंदर आज का जो किशोर आयु वर्ग है वो क्या कर रहा है, जो ऐसे पेय पदार्थ हैं या ऐसे मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है जिसका शरीर खोखला हो रहा है, बौद्धिक स्तर से भी कमजोर हो रहा है वो, और शारीरिक रूप से भी कमजोर हो रहा है। तो ये बड़ी समस्या है, इसके बारे में जागरूकता की आवश्यकता है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जैसे मदिरा सेवन है, शराब सेवन है ना, आजकल ड्रग्स भी जो चल रही है, ड्रग्स है, ये जो चीजें हैं, इनके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो युवा वर्ग, जो हमारी ताकत है, वो कमजोरी बन सकता है ना। तो यहां पर हमको देखना है। तो यहां पर है किशोरों की समस्याएं। पहला विवाह की आयु में कमी, ये है, स्त्री शिक्षा में कमी आ रही है, वो भी बिल्कुल कमी है। पौष्टिक भोजन में कमी है, विद्यालयों को बीच में छोड़ देना, ड्रॉप आउट समस्या है, और मदिरा सेवन या ड्रग्स जो है ये समस्या है। अब इसी को देखते ही हमारी भारत सरकार ने एक नीति बनाई है, क्योंकि देखो हर काम होता है उसमें कुछ काम रहता है, तो इन्होंने एक बनाई है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय युवा नीति। क्या बनाई है? राष्ट्रीय युवा नीति, जहां पर हमको अपने युवाओं पर ध्यान देना है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि जो युवा है हमारे, यही तो संभावनाएं हैं हमारे देश की। तो मैंने बताया आपको किशोरों के सामने इतनी चुनौतियां हैं, उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई है, और ये नीति आई है फरवरी 2014 में। फरवरी 2014 में ये राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई है। अब इस राष्ट्रीय युवा नीति के अंदर क्या किया गया है? इसमें यह बताया गया है कि हमारे देश के जो युवा हैं, हमारे देश के युवाओं को इतना सक्षम बनाना, युवाओं को इतना सक्षम बनाना जिससे वो अपनी योग्यताओं का विकास कर सके, जिससे वो योग्यताओं का विकास कर सके। ये कहा गया है, विकास कर सके। तो इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हमारे देश को, युवाओं को इतना सक्षम बनाना, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, आप इसमें ये कह सकते हैं कि हमारे देश के युवाओं में इतनी क्षमता का विकास करना, इतनी क्षमता का विकास करना जिससे वो स्वयं में योग्यताएं विकसित कर सके, स्वयं में योग्यताएं विकसित कर सके। आप दोनों लिख सकते हैं कि हमारे देश को, युवाओं को इतना सक्षम बनाना जिससे वो अपने में योग्यताओं का विकास कर सके, या फिर उनमें इतनी क्षमता का विकास करना जिससे योग्यता का विकास कर सके। इससे होगा क्या? जिससे हमारा देश विश्व में, जिससे हमारा देश विश्व में अग्रणी हो सके, आगे हो सके। ये एक सपना है, किसका? राष्ट्रीय युवा नीति का सपना है। मैं दोबारा कह रहा हूं, फरवरी 2014 में नीति बनाई गई है, चुनौतियों को देखते हुए बनाई गई। इसमें यह कहा गया है कि देश के युवाओं में इतनी क्षमता का विकास करना है, यानी उनको इतना सक्षम बनाना है जिससे वो स्वयं में ही अपनी योग्यताओं का विकास कर सके। और इस नीति के अनुसार जो वर्ग माना गया है, इस नीति के अनुसार युवा वर्ग माना गया है
वो माना गया है 15 से 29 वर्ष को युवा वर्ग माना गया है। 15 से 29 वर्ष को क्या माना गया है? युवा वर्ग माना गया है। अब इसी में मैंने बात करी क्षमता का विकास करना या कौशल का विकास करना, तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, आप इसको यूं समझिए। इसके लिए क्या किया गया है? आगे काम और किया गया है कि सन 2015 में भारत सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता की एक नीति बनाई है। उद्यमिता, उद्योगों की एक नीति बनाई है, कौशल विकास। और इसमें क्या किया गया है? इसमें देखिए, इसके अंदर यहां पर ये किया गया है कि कौशल विकास की विभिन्न गतिविधियां, कौशल विकास की विभिन्न गतिविधियों तथा प्रशिक्षण केंद्रों, जहां पर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको एक साथ, प्रशिक्षण केंद्रों को एक साथ जोड़ना। मैंने आपको बात किया 2015 की युवा नीति, इसमें ये कहा है कि इतनी क्षमता विकसित करनी है, उसमें इतना कौशल विकसित करना, अपनी योग्यता विकास करे। अभी क्षमताएं कैसे विकसित होगी? तो तुरंत ही इसके बाद में 2015 में, एक साल बाद ही, कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति बनाई गई है, जिसमें कहा गया है कौशल विकास की विभिन्न गतिविधियां, जैसे मान लीजिए किसको इंजीनियर्स बनाना है, किसको डॉक्टर बनाना है, पॉलिटेक्निक की डिग्री है, कुछ भी है, उनको और प्रशिक्षण केंद्रों को एक साथ जोड़ना है। ये एक युवा नीति के लिए, यानी युवाओं के लिए किया गया है। और ये करना जरूरी भी है, क्योंकि किसी भी देश के लिए युवा जो होते हैं उसका भविष्य होते हैं, संभावनाएं होती हैं। और एक अनुमान के अनुसार 2023 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ होने की संभावना है। 135 करोड़ होने की संभावना 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ होने की संभावना है। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आएगा होगा। हम इसमें युवा तक आ चुके हैं, युवा नीति हमने कर ली है। पहले भी जो चैप्टर किया हमने नक्शे के हिसाब से किया है, आप इसको यूं ही पढ़ते रहिए और आपका और मेरा साथ यूं रहा तो हम जरूर अच्छा लक्ष्य प्राप्त करेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। आज हम पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक है इसका, या ये मानेंगे भारत की जनसंख्या के लिए अपन जो एक इसका बेसिक जो चीज है, आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन। क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या संगठन। क्या होता है जनसंख्या संगठन? मैं आपसे बात करूं कि जनसंख्या संगठन क्या होता है, तो आप समझिए संगठन क्या होता है। संगठन का मतलब, जैसे मान लीजिए मानव शरीर किन किन से मिलकर बना हुआ है, तो हम कहेंगे हड्डियां हैं, मांस है, नसें हैं। इस तरीके से पूरा जो शरीर है हमारा, ये बना हुआ है। ये दीवार किससे बनी हुई है, तो दीवार के लिए बात करें, ब्लैक बोर्ड किससे बना हुआ है। तो वैसे ही अगर हम किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे तो हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा। यानी यहां पर जो सीधी सी बात आएगी वो आएगी, अगर हम सरल शब्दों के अंदर समझना चाहें तो ये होगा कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की विशेषता ही जनसंख्या की संगठन कहलाती है। जनसंख्या की विशेषताएं ही जनसंख्या संगठन कहलाती है। जो भी विशेषता होती है, विशेषकर हम इसको कहां पढ़ते हैं, ये टॉपिक पढ़ना कहां चाहिए, ये एक पूरा एक जनसंख्या का भूगोल का एक पार्ट है, उसका नाम है जनसंख्या भूगोल। वहां पर इसको पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल से हम निकलकर यहाँ पर आए हैं, तो कुछ इस रूप में इसको पढ़ना पड़ेगा। तो जनसंख्या संगठन क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की विशेषताएं होती है, इसे हम जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और हम और क्या जान सकते हैं कि क्या होगा जनसंख्या संगठन? तो जनसंख्या संगठन, जैसे मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है, तो वहां की जो जनसंख्या है, क्षेत्र की जो जनसंख्या है, उसकी हम क्या करेंगे? विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? विशेषताओं का अध्ययन करेंगे बच्चों। अब विशेषता के अध्ययन में क्या करेंगे? जैसे वहां की जो जनसंख्या है, आपको एक टीम बना दी और आपको कहा कि आप उस गांव में जाइए, उस कस्बे में जाइए और वहां की जनसंख्या का संगठन लेकर आइए, विशेषता लेकर आइए। तो आप जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले उस जनसंख्या की साक्षरता लेकर आएंगे कि कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है। साक्षरता का मतलब 0 से 7 वर्ष से ऐसे उम्र के 7 वर्ष से, माफ कीजिएगा, 7 वर्ष से अधिक आयु के वो बच्चे या वो युवक जो पढ़ना लिखना या अपनी सामान्य गणितीय संक्रियाएं करना जानते हो। आप यहाँ साक्षरता के अलावा आप क्या देखोगे? वहां पर लिंगानुपात देखोगे। क्या देखोगे? लिंगानुपात देखोगे। आप साक्षरता के अलावा क्या देखोगे? वहां का ग्रामीण नगरीय संगठन देखोगे कि वहां पर कितनी जनसंख्या ग्रामीण है, कितनी जनसंख्या नगरीय है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है, नगरीय क्या होती है।
अच्छा, इसके आपने साक्षरता देख लिया, आपने लिंगानुपात देख लिया, ग्रामीण नगरीय संगठन देख लिया, फिर आप देखेंगे व्यवसायिक संरचना देखेंगे। क्या देखेंगे? व्यवसायिक संरचना देखेंगे कि भाई वहां के जो लोग हैं वो प्राथमिक कार्य करते हैं, द्वितीयक कार्य करते हैं, तृतीयक करते हैं, चतुर्थक करते हैं। इस तरीके से आप उस क्षेत्र की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। साक्षरता देख लिया आपने, लिंगानुपात देख लिया, व्यवसायिक संरचना देख ली, ग्रामीण नगरीय संगठन देख लिया। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं हम? इसके अलावा बच्चों आप ये देख सकते हैं इसके अंदर, इसके अलावा हम देख सकते हैं वहां की आयु संरचना। क्या देख सकते हैं? आयु संरचना, जिसके बारे में हमने पिछले ही अध्ययन में पढ़ा था, पिछले ही वीडियो में पढ़ा है कि आयु संरचना का मतलब होता है कि वहां पर बाल आयु वर्ग कितना है, युवा आयु वर्ग कितना है, वृद्ध कितना है, 0 से 14, 15 से 59 और 60 से ऊपर की बात की थी हमने। हम यहाँ की धर्म और भाषा भी देख सकते हैं कि वहां पर कौन सा धर्म है, ये भी एक भूगोल का टॉपिक है ना। आपके कितने युवक कितने विवाहित है, कितने अविवाहित है, तो वैवाहिक स्थिति भी देख सकते हैं, वैवाहिक स्थिति भी देख सकते हैं। तो आप ये सब जो चीजें देखेंगे जनसंख्या संगठन में आएगा। तो जनसंख्या संगठन की परिभाषा क्या बनती है कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। यहाँ पर उस क्षेत्र के जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय संगठन, आयु संरचना, आप यहाँ पर आयु संरचना, साथ में धर्म और भाषा, वैवाहिक स्थिति, व्यवसायिक संरचना, लिंगानुपात और साक्षरता का अध्ययन करते हैं। ये आएगा आपका जनसंख्या संगठन। अब हम यहाँ पर सब चीजें नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन। हम क्या पढ़ेंगे? ग्रामीण नगरीय संगठन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, आप पहले पढ़ते हैं ग्रामीण संगठन। देखिए, ग्रामीण संगठन की बात करें या एक साथ लेते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन, हम ये ले लेते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन। तो देखिए, ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है, मैं आगे बात भी करूंगा और आपको पता भी होगा कि किसी भी क्षेत्र की 75% जनसंख्या, कितनी? 75% जनसंख्या अगर कृषि कार्यों में संलग्न होती है तो उसे ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। जबकि नगरीय जनसंख्या वो होती है जिसकी 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में, पुरुष जनसंख्या, सबसे ध्यान रखना, पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है, उसे हम नगरीय जनसंख्या कहते हैं। समझ रहे हैं आप? उसे क्या कहेंगे हम? नगरीय जनसंख्या कहेंगे। तो आप इस बात को समझिए। वैसे नगर की अलग परिभाषा है। नगर की परिभाषा ये होती है कि वहां की जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, वहां पर कोई नगर पालिका होनी चाहिए, नगर निगम होना चाहिए, या फिर कोई नगरीय अधिसूचित जो होता है, अधिसूचित क्षेत्र जो होता है वो होना चाहिए। तो वो बात की बात है। तो ये ग्रामीण नगरीय संगठन होता है। अब ग्रामीण नगरीय संगठन में हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? भारत की ग्रामीण जनसंख्या जो है, ग्रामीण जनसंख्या जो है वो है 68.4%। कितनी है? 68.4%। पहले 75% जनसंख्या थी, और जैसे ही कोई देश अल्प विकसित से विकासशील और विकसित की तरफ बढ़ता है तब उसकी ग्रामीण जनसंख्या, यानी ग्रामीण या यूं कहिए प्राथमिक व्यवसाय का जो है वो पार्ट कम होता रहता है और वो द्वितीयक या तृतीयक व्यवसाय की तरफ बढ़ता रहता है। ये हम बात कर चुके हैं पहले। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या, भारत की जो नगरीय जनसंख्या है वो 100 में से आप इसको लेस कर लेंगे तो 31.6% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 31.6। आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 100% है, टोटल 100% हो गया। तो 68.4% हुआ आपका ग्रामीण जनसंख्या और आपकी 31.6 हो गई आपकी नगरीय जनसंख्या, है ना। अब देखिए, अगर हम बात करें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है, सर्वाधिक अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है भारत की, तो वो बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या जो मिलेगी आपको, ग्रामीण जनसंख्या आपको मिलेगी तो वो मिलेगी सिक्किम में। कहां मिलेगी? सिक्किम में मिलेगी। कहां? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, माफ कीजिएगा, यूपी में मिलेगी। यूपी में कहां पर मिलेगी? उत्तर प्रदेश में मिलेगी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां मिलेगी? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या मिलेगी आपको सिक्किम। अब हम, ये तो आपके पास में आ गया। अब हम एक चीज और पढ़ते हैं इसमें। हम बात करते हैं कि अगर आपको ग्रामीण प्रभाव या नगरीय प्रभाव देखने को मिलता है भारत में, आपको अगर नगरीय प्रभाव
देखने को मिलेगा तो कहां मिलेगा? नगरीय प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, आप खुद सोचिए, आपको मिलेगा कि अगर हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करें, हम पूरे जैसे यूपी की बात करते हैं, यहाँ पर हम बिहार की बात करते हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं, जो मुख्य सड़क होती है, ये जो रेल मार्ग होते हैं, उससे सटे हुए जो नगरीय क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र होते हैं, वहां पर नगरीय प्रभाव आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें, हम यहाँ पर दिल्ली की बात करते हैं, अगर हम कोलकाता की बात कर सकते हैं, हम कर्नाटक की बात कर सकते हैं, केरल की बात कर सकते हैं, यहां पर आपको नगरीय प्रभाव देखने को मिलता है बनिस्पत ग्रामीण प्रभाव के। और जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होता है, जहां पर आपकी कृषि भूमि का प्रभाव होता है या असिंचित भूमि होती है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं, वहां पर आपको ग्रामीण प्रभाव देखने को मिलता है। तो भारत में नगरीय प्रभाव कहां मिलेगा आपको? उत्तर के विशाल मैदान में व दक्षिणी भारत के मुख्य सड़कों व रेल मार्गों से सटे हुए क्षेत्र में, रेल मार्गों से सटे हुए क्षेत्रों में आपको क्या मिलता है? नगरीय प्रभाव मिलता है। क्या मिलता है? नगरीय प्रभाव मिलता है। जैसे आप दिल्ली में कर सकते हैं उत्तरी भारत का, आप कोलकाता कर सकते हैं, आप कोलकाता में आपको मिलेगा, साथ में आपको कोलकाता के साथ में आपको मुंबई में आप ले सकते हैं, आप चेन्नई में आप ले सकते हैं, आप केरल में आप ले सकते हैं। इस तरीके से यहां पर आपको क्या होगा? ग्रामीण प्रभाव नहीं मिलेगा, नगरीय प्रभाव मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं ग्रामीण प्रभाव की, तो ग्रामीण प्रभाव कहां मिलेगा? ग्रामीण प्रभाव आपको मिलता है, हम बात करें कि जो उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ी राज्य हैं, उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ी राज्य हैं या फिर जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्रों में, जैसे हमारे सेवन सिस्टर्स उत्तरी पूर्वी राज्यों में, वहां पर, या फिर हम बात कर सकते हैं जो असिंचित भूमि है, जहां पर आपकी खेती बाड़ी भी नहीं होती ज्यादा, जैसे आपके पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, हम तेलंगाना की बात भी कर सकते हैं, यहां पर आपको ग्रामीण प्रभाव मिलेगा। या फिर दक्षिणी भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा? ग्रामीण प्रभाव मिलेगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको रटना नहीं, आप और भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे यूपी में जहां पर जहां पर कृषि का प्रभाव ज्यादा है, वहां पर भी अभी मैंने सर्वाधिक गांव ग्रामीण जैसे कहां पर? यूपी में है, तो आप यूपी का भी उदाहरण दे सकते हैं, जो पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर भूमि है, यानी कृषि क्षेत्रों में के अंदर भी क्या मिलेगा आपको? ग्रामीण प्रभाव मिलेगा, जहां परंपरागत तरीकों से खेती की जा रही है। तो ये आपका एक ग्रामीण नगरीय संगठन हो गया। अभी मैंने एक फैक्टर कराया था धर्म और भाषा, तो यहां पर हम एक अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धर्म यानी भाषाई संगठन के आधार पर पढ़ेंगे, भाषाई संगठन पे। तो हम अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है भाषाई संगठन। भाषाई संगठन हम क्या पढ़ेंगे? भाषाई संगठन। तो भाषाई संगठन को अगर हम इसको देखते हैं तो एक विद्वान का नाम आता है जिनका नाम है ग्रियर्सन। क्या नाम है? ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने भारतीय जो भाषाओं को कई श्रेणियों में बांटा। इन्होंने कहा कि यहाँ पर 179 भाषाएं हैं, 179 भाषाएं हैं प्लस 544 बोलियां हैं, 544 बोलियां हैं। देखो भाषा और बोली में फर्क होता है। भाषा एक लंबे क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र पर कार्यरत होती है, जबकि बोलियां होती है जो एक क्षेत्र यानी एक 50, ऐसे कहा जाता है कि हर 50 किलोमीटर के क्षेत्र पे बदलने पर आपकी बोली बदल जाती है, यानी बोली का प्रभाव बदल जाता है, आपको बोलने का ढंग बदल जाता है। तो बोलियां क्षेत्र पे उस बोली पर वहां की संस्कृति का, वहां की वेशभूषा का, वहां के लोगों का प्रभाव होता है। और जो भाषा होती है वो बड़े क्षेत्र में बोल जाती है। तो ग्रियर्सन महोदय ने भाषाई आधार पर भाषा संगठन यानी भाषा के आधार पर भारतीय भाषाओं को बांटा, 179 भाषाओं बांटा, 544 बोलियों में बांटा। और हमारे जो संविधान है, हम भाषा कितनी है ये तो ग्रियर्सन महोदय ने बताई, लेकिन हमारा संविधान जो हमारा सबसे बड़ा एक ऑथेंटिक बुक है जिसके आधार पर हमारा पूरा शासन चलता है, तो उसमें संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन सी में? 8वीं अनुसूची में आपकी क्या है? 22 भाषाओं का जिक्र है। 8वीं अनुसूची में ये क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषाओं का
वर्गीकरण है। 22 भाषा वर्गीकरण की जगह एक अच्छा शब्द देंगे, अधिसूचित है। क्या है? अधिसूचित है। ठीक है ना? अधिसूचित है इसके अंदर, 22 भाषाएं अधिसूचित है। और अभी राजस्थानी भाषा को शामिल करने का बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है, अभी आपने देखा भी होगा। और ये हम बात कर सकते हैं, ये आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का ये क्या है? वर्गीकरण है। ये क्या है? वर्गीकरण है। अब क्या वर्गीकरण है, इसको हम पढ़ते हैं, समझिए आप। देखिए, भाषाओं को ग्रेसन मोदी ने बांटा एक परिवार में, फिर उपपरिवार में, शाखा और क्षेत्र। जैसे जैसे हम जनसंख्या की बात करें तो वो भी कुछ क्षेत्रों में बटी होती है। परिवार होता है, फिर उसकी शाखाएं होती है, उपपरिवार होता है। वैसे यहां पर भी बांटा गया है। देखिए, पहला जो बांटा गया उसका नाम है आस्ट्रिक। क्या नाम है? आस्ट्रिक, जिसको निषाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निषाद। निषाद नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक तरीके से ये जनजातीय भाषा है। ये कौन सी है? जनजातीय भाषा है, आस्ट्रिक। केवल मात्र 1.38% है। उप परिवार है आस्ट्रो एशियाई और आस्ट्रोनेशियन। उप परिवार में आस्ट्रो एशियाई, आस्ट्रोनेशियन। मुख्य इसकी जो शाखा है मुंडा। मुंडा आपको पता है झारखंड के अंदर या महाराष्ट्र तेलंगाना वाला क्षेत्र में बोली जाती है। मुंडा है, शाखा है। अब क्षेत्र से जनजातीय क्षेत्र देखिए आप, मेघालय है, निकोबार द्वीप है, अंडमान नहीं है, बिहार है, असम है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश का आपका जो भी जनजातीय क्षेत्र है, महाराष्ट्र फिर भारत के बाहर है। पहली भाषा कौन सी? आस्ट्रिक हुई। निषाद कहते हैं, निषाद जो भील कह सकते हैं हम इन्हें। ये एक तरीके से जनजाति है। इसमें जो शाखा शामिल की मुंडा शामिल की गई है। उप परिवार है आस्ट्रो से आस्ट्रो, ये एशियाई ले लिया और ये नेशियन ले लिया। आस्ट्रो एशियाई, आस्ट्रोनेशियन। अब आप इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, जो भी जनजाति आपको आता है। मेघालय, हाँ मेघालय में जनजाति है। निकोबार द्वीप में जनजाति है। आप इसमें झारखंड का एरिया भी इसमें नहीं हो तो आप लिख सकते हैं, झारखंड भी लिख सकते हैं। आप इसमें असम लिखिए, आप यहां पर झारखंड लिखिए, एक तो झारखंड लिखिए, आप असम लिख दिया आपने, महाराष्ट्र लिख दिया, बिहार लिख दिया, एमपी। दूसरी जो परिवार है, जो महत्वपूर्ण परिवार, वो द्रविड़ है। द्रविड़ ये कितना है? ये द्रविड़ है आपका 20% है। द्रविड़, देखिए द्रविड़ का अगर नाम आप ना क्रिकेट में आप रुचि रखते हैं, राहुल द्रविड़ का नाम सुना होगा। तो द्रविड़ बेसिकली कहां पर? दक्षिण भारत में। लेकिन यहां पर इसका उपपरिवार तो नहीं है, लेकिन शाखा देखिए, उत्तर द्रविड़, मध्य द्रविड़ और दक्षिण द्रविड़ बांटे गए, उत्तर मध्य दक्षिण। अब देखिए उत्तर द्रविड़ में क्या क्या लिया गया? उत्तर द्रविड़ जो है वो है ये वाला, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये वाला, यानी उत्तर का। तो बिहार, अगर आप भारत के नक्शे को देखेंगे, बिहार उत्तर में आता है। एमपी और उड़ीसा का जो उत्तरी भाग है, जो जो बिल्कुल ऊपर छोर में है, और पश्चिम बंगाल इसमें आ गया। मध्य द्रविड़ में आएगा आंध्रा और मध्य महाराष्ट्र, केवल आंध्रा और महाराष्ट्र। देखिए रटना नहीं, समझ रहे हैं आपको। दक्षिण द्रविड़ में आप खुद जानते हैं, आप तमिलनाडु लेंगे, आप कर्नाटक लेंगे और आप केरला लेंगे। तमिलनाडु लेंगे, कर्नाटक लेंगे, केरला लेंगे। वापस बताता हूं मैं आपको, द्रविड़ है परिवार, इसकी उप परिवार नहीं है। शाखा उत्तर द्रविड़, उत्तर द्रविड़ आपने ले लिया जैसे बिहार, है ना, बिहार ले लिया आपने, साथ में मध्य प्रदेश ले लिया आपने, पश्चिम बंगाल भी ले लिया है शायद इसमें ना, और उड़ीसा भी ले लिया। मध्य द्रविड़ में आपने मध्य का भाग लिया, मैं से मध्य तो महाराष्ट्र लिया और आंध्रा ले लिया। दक्षिण में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल ले लिया। तो ये आपके दो परिवार आ गए, आपके भाषा संगठन में दो परिवार आ गए। अगला परिवार है चीनी। कौन सा है? चीनी। इसको तिब्बती भी कहते हैं, इसको किरात भी कहते हैं, और मात्र 0.85% है। चीनी लोग कहां पे लेंगे? आपने देखा होगा, जो जैसे चीनी लोग का अगर आपने आपके ज्योग्राफी आपके 12वीं में था, वो हट गया चैप्टर, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स थे कि चीनी लोग कैसे होते हैं, तो उनके बाल क्या होते हैं, लहरदार होते हैं, खड़े होते हैं, रंग पीला होता है, आंखें बारीक होती है, बादाम के जैसी होती है। तो इस तरीके से लोग आपको कहां मिलेंगे? या आपको उत्तरी पूर्वी राज्यों में मिलेंगे। आप सीधी सी बात करिए, उत्तरी पूर्वी राज्यों में मिलेंगे। तो देखिए आप यहां पर उप परिवार बांटा, तिब्बती, म्यांमारी। जो म्यांमार का अपना, जैसे हम भारत के नक्शे की बात करें तो यहां से जो म्यांमार का इलाका लगता है, ये वाला जो आपको उत्तरी पूर्वी राज्यों से लगता है। और सियामी चीनी, यानी कि चीन से जुड़ रहे हैं, एक तो तिब्बत से जुड़ रहे हैं, तिब्बत म्यांमार से, और एक चीन से, यानी तिब्बती म्यांमारी और सियामी चीनी। अब देखिए शाखा देखिए आप, एक तो तिब्बती हिमालय, यानी बिल्कुल ऊपर की तरफ, कौन से? तिब्बती हिमालय। अब देखो तिब्बती हिमालय में आपका आ गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ये तिब्बती हिमालय। ये कौन सा आपका? तिब्बती हिमालय। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, आप देखेंगे तो वहीं से टच हो रहा है।
आप उत्तरी असम को देखेंगे, उत्तरी असम, असम के पास में तो अरुणाचल प्रदेश आ गया, और साथ में थोड़ा सा असम के ऊपर, असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश आ गया। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल हो जाएगा। और असम म्यांमारी, यानी असम के साथ में म्यांमार से टच है, तो असम भी है, नागालैंड भी है, मणिपुर भी है, मिजोरम भी है, त्रिपुरा है, मेघालय। बताइए कहां दिक्कत आ रही है? कहीं दिक्कत आ रही है? अभी आपको नक्शे के हिसाब से बताऊंगा मैं आपको, तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। फिर भारतीय यूरोपीय की बात आती है, जिनको आर्य कहते हैं, और सर्वाधिक यही है भारत में, सर्वाधिक जो भाषा है वो यही है। इसको इंडो आर्य भाषा भी कहते हैं। अब ये ईरानी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उत्तरी पश्चिमी से आए थे, यहाँ पर उत्तर पश्चिम से आए थे, ईरान से आए थे, तो ईरानी फारसी ये भारत से बाहर है। दर्दी ये जम्मू कश्मीर में है। और भारतीय आर्य ये पूरे उत्तरी पश्चिम से लेकर आपके उत्तरी भारत में है, जिसमें जम्मू कश्मीर आ गया, पंजाब आ गया, हिमाचल आ गया, यूपी आ गया, राजस्थान आ गया, हरियाणा आ गया, एमपी, बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, असम, यानी पूरे आपके वहां तक की बेल्ट में आ गए। ये भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण। तो देखिए, आपने भाषा संगठन को देख लिया है, लेकिन हम इसको एक बार नक्शे में देखें। देखिए, आप आस्ट्रिक भाषा को देखते हैं, मुंडा है, और ये पाई जाती है इन क्षेत्रों में। तो अगर इसको नक्शे में अगर आप देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि आस्ट्रिक भाषा है, निषाद है, और ये पाई जाएगी आपको जनजातीय क्षेत्रों में। जैसे हम नाम लेते हैं बिहार, मैंने बताया था बिहार के साथ झारखंड नहीं दे रखा उसमें। क्यों नहीं दे रखा बुक में? क्योंकि पहले बिहार झारखंड एक थे, तो बिहार झारखंड हो गया। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ नहीं दे रखा, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का भाग था। इसके अलावा आपका उड़ीसा आ सकता है, आपका मेघालय आ सकता है, आपका असम आ सकता है, और आपका निकोबार आ सकता है। कौन सा आ सकता है? निकोबार, जो द्वीप समूह है वो आ सकता है। ये आपका आ गया आस्ट्रिक के अंदर, जिसको ऑस्ट्रियोनेशियन और ऑस्ट्रियो एशियाई दो परिवार हैं इसके, और मुंडा इसकी क्या है? शाखा है। मुंडा इसकी क्या है? शाखा है। अब हम बात करते हैं द्रविड़ की। तो वो द्रविड़ की अगर हम बात करें, तो द्रविड़ की हम बात यूं कर सकते हैं कि द्रविड़ को हमने तीन में भागा था, उत्तर, मध्य और दक्षिण द्रविड़। देख, किसी भी भाग का उत्तर और मध्य दक्षिण क्या होता है, अगर आप उत्तरी बात करें तो बार बार आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए जम्मू कश्मीर की तरफ। हम उत्तरी भाग की बात कर रहे हैं, यहां से यूं मान लीजिए, ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है, ये एरिया उसका उत्तरी है। यहां से ये आप इसमें उत्तरी बात करनी पड़ेगी। अब देखिए, मैंने तीन भागों में बांटा था इसको, अगर आपको याद हो, तीन भागों में बटा हुआ था ये। एक तो था आपका उत्तरी, एक था मध्य, और एक था दक्षिण। एक था आपका दक्षिण, क्योंकि उत्तरी का भाग का मतलब हो गया बिहार। अब बिहार तो उत्तर आ गया, लेकिन यहां झारखंड की बात कर रहा है ना, तो आपको बिहार लिया, आपका मध्य प्रदेश ले लिया उसने, आपका वेस्ट बंगाल ले लिया, और आपका छत्तीसगढ़ आ गया, आपका झारखंड वाला हिस्सा आ गया, ये उत्तरी हो गया। मध्य के अंदर इसने क्या लिया? मध्य में लेता है महाराष्ट्र को और आंध्रा को, और दक्षिण में लेता है तीन इनको, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप चीज रट नहीं रहे होंगे यहाँ पर, तो फिर दोबारा आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप दोबारा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहां पर उत्तरी की बात चल रही है, तो ये इस वाले बेल्ट को ले रहा है। इसमें उत्तर का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, बिहार का झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। उत्तरी का, दक्षिण का हो गया महाराष्ट्र और आंध्रा। आंध्रा में तेलंगाना भी आ गया है, इसलिए तेलंगाना की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि एक है, उस वक्त एक था। और फिर आपका आ गया कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। ये आपका आ गया किसमें? आपके द्रविड़ के अंदर आ गया। अब हम बात करते हैं चीनी की। अब चीनी की बात करें, यानी हम इसमें बात करेंगे चीनी तिब्बती, किरात कहेंगे हम इसको, या इसको तिब्बती हिमालय, या फिर सॉरी, हम इसको कहेंगे तिब्बती हिमालय, या फिर सियामी चीनी। सियामी चीनी ये अपन ने कर चुके हैं पहले, तो इसके ये तो इसकी वो हो गई, परिवार, उपरिवार हो गया। अब तिब्बती हिमालय, तिब्बती हिमालय में इसने बेल्ट ली है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपका सिक्किम, ये वाले ऊपर की बेल्ट ले ली जो तिब्बत से टच करती है। आपका अरुणाचल प्रदेश में इसमें शामिल कर सकते हैं। वैसे इसमें इसको शामिल नहीं किया है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, और आपका सिक्किम है। उत्तरी असम में, असम से उत्तर में कौन है? अरुणाचल प्रदेश लिया है उत्तरी असम में। और असम म्यांमारी में ये असम से लगने वाले सारे ले लिया, आपके असम भी ले लिया, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ये वाला आपका बेच इसने ले लिया है। तो पुनः इसको देखते हैं, पुनः आप इसको देखिए, तिब्बती हिमालय, तिब्बती हिमालय में लिया इसने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। आपके उत्तरी असम में, असम से ऊपर यानी अरुणाचल प्रदेश, और आपके उत्तरी असम म्यांमारी में ले लिया पूरा आपका ये वाला भाग। अब आपका भारतीय यूरोपियन आ रहे हैं, ईरानी फारसी, ये जो बाहर के लोग हैं इनकी बात ही नहीं कर रहा। दर्दी में इसने केवल जम्मू कश्मीर को लिया है, और भारतीय आर्य में लेता है
पंजाब को लेता है, हरियाणा को लेता है, राजस्थान को लेता है, यूपी तक आता है, बिहार तक आता है, असम तक आता है, वेस्ट बंगाल तक, मध्य प्रदेश तक, गुजरात तक, महाराष्ट्र तक और गोवा तक भी पहुंचता है। ये आपके भारतीय आर्य की बात हो गई। तो ये पूरी भाषा का वर्गीकरण हो गया है।